नमस्कार बच्चों, मैं हूँ जीवन सर और आप देख रहे हैं द गुरु। जैसा कि आपने एएनएम और जीएनएम का फॉर्म भरा है, उसकी क्लासेस में दे रहा हूँ और उसी सीरीज का यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, धातु और अधातु, जिसे हम मेटल और नॉन मेटल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए आज की क्लासेस को देखते हैं और हमने आज भी आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए हुए हैं, जो कि गौर से देखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका है, आपको क्या करना है वो भी डिस्कस कर चुका है। कल एक एडमिट कार्ड आएगा, उसके बारे में भी मैं जानकारी दे दूंगा, तो वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं क्या है। तो ये है आपका पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है? ऑप्शन है आपके कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जानें कि वो अधातु है कि धातु है? तो कुछ पहचान होते हैं। जब आप धातु और अधातु का अंतर करना सीख जाते हैं, तो आपको पहचानना आसान हो जाता है। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। धातु होगा तो उससे हम तार बना सकते हैं। धातु होगा तो उससे हम बर्तन बना सकते हैं, पीट पीट कर चपटा कर सकते हैं, जिसको हम आघात वर्धता कहते हैं। तार बनाने के गुण को हम तन्यता कहते हैं। धातु होगा तो सोनोरस होगा, सोनोरस मतलब ध्वन्यता, उसमें आप मारिएगा टन, ऐसे की आवाज आएगी। अगर धातु होगा तो विद्युत का सुचालक होगा। अगर धातु होगा तो ताप का सुचालक होगा। अगर धातु होगा तो मजबूत होगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सारे मजबूत होंगे, अपवाद तो हर जगह मिलेंगे। ये कुछ गुण हैं धातु के। धातु की एक स्पेशल चमक होती है। अब अधातु की बात करें तो वो विद्युत का कुचालक होगा, वो क्षणभंगुर होगा, वो भद्दा दिखेगा, उसमें ताप का कुचालन होगा, उसमें विद्युत का कुचालन होगा, उससे तार नहीं खींचा जा सकता है, उसमें करंट नहीं पास हो सकता है। ये आपको हमने धातु अधातु। अब देखते हैं सोडियम। तो सोडियम चमकदार होता है, चमकीला होता है। एल्यूमिनियम चमकता है, कैल्शियम चमकता है, लेकिन कार्बन काला होता है, कोयले की तरह। तो हमारा आंसर इसका होगा कार्बन, यहाँ पर अधातु है। ये हमने यहाँ पर लगा के रखा हुआ है आपका, ये देख लीजिए उसकी गुण, जो कि हमने आपको पहले ही समझाया जा चुका है। यहाँ पर जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये के सारे अधातु हैं। सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, नाइट्रोजन, ये सारों के सारे अधातु है। जबकि नाइट्रोजन तो गैस होता है। यहाँ देखते हैं। अब आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है? देखिए अभी हमने आपको कहा धातु और अधातु, एक नया आ गया उपधातु। तो बात को समझिएगा। वैसे अधातु जिसमें धातु के भी कुछ गुण होते हैं, ध्यान से सुनिए। वैसे अधातु जिसमें धातु के भी कुछ गुण होते हैं, उपधातु कहलाता है। जिंक, कैल्शियम, जेरेलियम, जर्मेनियम, जी का जर्मेनियम होता है। कार्बन, तो कार्बन अधातु हो गया। कैल्शियम धातु है, जिंक धातु है, जर्मेनियम क्या है आपका? अधातु है। तो हमने आपके लिए यहाँ पर कुछ लिस्ट दिए हुए हैं उपधातु के, ठीक है? जर्मेनियम उपधातु है, ठीक है? अगर मैंने कभी गलती से बोल दिया हो अधातु तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। जर्मेनियम क्या है? उपधातु, जैसे कि बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिनियम और कभी-कभी बिस्मिथ, पोलिनियम और एस्टेटिन, ये सभी उपधातु होते हैं। अगला सवाल है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलेय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकन या इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले समझेंगे कि सवाल क्या कहता है। सवाल ये कहता है कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कुछ बनता है, उसे कहते हैं धातु का ऑक्साइड। इसका आंसर होगा कैल्शियम। जब आप कैल्शियम का अभिक्रिया करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, जल के साथ हाइड्रो ऑक्साइड।
चौथा प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। बात देखिए महंगा सस्ता की नहीं, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, ये भी बात नहीं है। बात यह है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। अगर जिंक का डब्बों पर लेप कर दे तो जल्दी अभिक्रिया करेगा, जबकि टीन टीन एक धातु होता है, वो जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है। यही हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्व में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सबसे बढ़िया करंट किस में पास होगा? तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे बढ़िया करंट पास होगा आपका सोना में, और सबसे ज्यादा महत्व भी हम सोना को देते हैं, इजीली याद होगा। सबसे ज्यादा सोना में, सोना के बाद चांदी में, चांदी के बाद तांबा में, लेकिन यहाँ सोना तो है नहीं, सोना है ही नहीं। सोना का क्या होता है? एयू, औरम होता है। सोना का क्या होता है? एयू। सोना और एजी मीन्स चांदी होता है। तो सोना तो है नहीं, सोना का कोई तार बनाएगा भी नहीं। चांदी, चांदी थोड़ी सस्ती भी होती है। उसके बाद तांबा, फिर उसके बाद एल्युमिनियम का नंबर आता है, सबसे लास्ट में लोहा का नंबर आता है, जिसे Fe भी कहते हैं। ये आपने समझा। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? अभी हमने आपको बताया उपधातु की कुछ लिस्टें दी आपको हम। तो लोहा धातु है, कॉपर भी धातु है, निकेल भी धातु है, Sb उपधातु है ना? तो Sb क्या बोलते हैं? इसको एंटीमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीमनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ये जो सातवां प्रश्न है, पीतल क्या है? पीतल एक धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। ये जो तस्वीर आप लोटे की देख रहे हैं, ये पीतल का लोटा है। और पीतल किससे किससे बनता है? तो सुन लीजिए, जब तांबा में जब तांबा में जिंक मिला दिया जाता है, जब तांबा में जिंक मिला दिया जाता है तो पीतल बनता है, और दो धातुओं को मिलाएंगे तो मिश्र धातु बनेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? सबसे पहले आप ये समझिए कि आयनिक यौगिक होते क्या है। तो जो आयनिक यौगिक होंगे ना, उसमें धातु और अधातु का मेल होगा। आयनिक यौगिक में धातु और अधातु का मेल होता है। ये आयनों की साझेदारी करते हैं। जरा इसे अब देख लीजिए। आयनिक यौगिक धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। जब धातु और अधातु मिलते हैं तो धातु अपना परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो खो देते हैं, और अधातु उसको ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को दे देता है ना तो पॉजिटिव हो जाता है, और जो ले लेता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, जिसको बंधन कहते हैं, और इसे ही हम कहते हैं आयनिक बंधन। और इस तरह कौन है यहाँ पर हमें खोजना है। तो आप देखिए कि कैल्शियम एक धातु है और क्लोरीन एक अधातु है। तो हमारा कैल्शियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक को दर्शा रहा है। नवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो सोना एक ऐसा पदार्थ है जल्दी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं इस धरती पर सबसे शुद्ध रूप में पाया जाने वाला पदार्थ सोना है। ये किसी के साथ अभिक्रिया जल्दी नहीं करता। तांबा करता है, ये आपका कॉपर ऑक्साइड बना देगा, जिंक जिंक ऑक्साइड बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। सोना किसी का ऑक्साइड नहीं बनाता, जिसे हम गोल्ड भी कहते हैं, एयू भी कहते हैं। और हम 10वां प्रश्न, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 12 कैरेट। तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अब हम देखेंगे आभूषण जो बनता है वो 22 कैरेट सोने का बनता है। क्योंकि 22 कैरेट सोना बहुत लचीला हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा। इसमें 22 कैरेट नहीं, 24 कैरेट, फिर से समझिए आप। क्योंकि 24 कैरेट सोना जो है बहुत ही लचीला हो जाएगा, तो इसमें कड़ापन लाने के लिए 2 कैरेट तांबा मिला जाता है। तो इस तरह हमारा जो आभूषण बनता है वो 22 कैरेट सोने का। लेकिन यहाँ आपसे पूछा है
कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अब कैरेट क्या होता है? तो सोना की शुद्धता मापने की इकाई होती है कैरेट। 11वां प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो सबसे पहले आपको ये देखना कि इनमें से अधातु कौन है। तो एल्युमिनियम धातु है, तांबा धातु है, पारा धातु है। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। अगर आपसे ये पूछता कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता, तब इसका आंसर पारा हो जाता है। और पारा का इस्तेमाल हम करते हैं थर्मामीटर में, जो कि डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, आपने देखा ही होगा। तो अगर आपसे धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। यहाँ पर अधातु पूछा है तो इसका आंसर ब्रोमीन होगा। 12वां प्रश्न है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन मिला देने से जो मिश्र धातु बनता है उसको सोल्डर कहते हैं। आपने ये बिजली मिस्त्री के पास देखा ही होगा, इस टोस्टर को गर्म करते हैं, इसमें चिपका चिपका करके, देखिए इसको इलेक्ट्रिक लगा के ये गर्म हो जाता है, इसमें सटाते हैं और सटा करके इससे वेल्डिंग करते हैं। तो वो कौन वाला वेल्डिंग? ये लोहा वाला वेल्डिंग नहीं, सोल्डरिंग बोलते हैं इसको। चलिए सोल्डरिंग ही बोला जाता है कि मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रिक के उपकरण में गड़बड़ी हो जाती है तो वहां पर बात हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा शोल्डर। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो सबसे पहले आप दो तीन नाम याद रख लीजिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, नहीं कैल्शियम नहीं, लिथियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये सभी धातुएं हैं जिसे हम आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। और मैग्नीशियम भी होता है, तो मैग्नीशियम थोड़ा सा इन लोगों से मजबूत होता है। तो अगर आपको सोडियम मिल रहा है ठीक है, कैल्शियम मिल रहा है ठीक है, मैग्नीशियम मिल रहा है ठीक, ये तीनों नहीं है तो क्या है यहाँ पर? लिथियम है। देखिए तो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो एजी मीन्स क्या होता है? सोना, जो किसी के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। एयू मीन्स क्या होता है? चांदी, ये भी जल्दी नहीं करता है। एच जी मीन्स होता है पारा। तो इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कॉपर होता है। आप कॉपर के तारों में देखिएगा नीला नीला जंग लग जाता है, शॉर्ट सर्किट होता है, या फिर जंग लग जाने की वजह से बिजली आपका प्रवाहित नहीं हो पाती, तो फिर उसको हम रगड़ते हैं, तार को लपेटते हैं, रगड़ करके फिर बिजली प्रवाहित होती है। तो कॉपर है, तो कॉपर में क्या होती है? अभिक्रिया बहुत जल्दी होती है। 15वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अधातु है? तो चलिए एक एक करके चुनते हैं। अधातु कौन है? एयू सोना होता है, ये धातु है। एल्युमिनियम धातु है, लोहा धातु है, कार्बन अधातु है। 16वां है, कार्बन क्या है? तो अभी हमने आपको बताया कार्बन क्या है। धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलिका क्या है? जब आप नए जूता खरीदेंगे डब्बा में तो इसके ये आपको मिलेगा। तो सिलिका बनता क्या है? प्लीज समझिए, सिलिकॉन ऑक्साइड जो होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड, उसी को हम सिलिका कहते हैं। तो ना तो ये धातु है ना ही अधातु है, ये उपधातु, इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम उपधातु कहते हैं। यहाँ देखिए 18वें प्रश्न को, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन की ऊपर की धातु, ध्यान याद रखिएगा, अगर धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, अगर धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उससे बनेगा एक ही गैस, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस। तो क्या लिखेंगे? अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और दूसरा कोई गैस नहीं बनता है। अगर आपसे पूछेगा कि धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस बनती है, तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस बनती है। 19वां प्रश्न है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। देखिए धातु के परमाणु, याद रखिएगा, धातु के परमाणु उच्चित, एक मिनट, उच्च विद्युत धनात्मकता कारण धातु के परमाणु सह संयोजक बंधन बनाते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि मान लीजिए कि ये है आपका हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन। तो हाइड्रोजन की संयोजकता एक प्लस में और क्लोरीन की संयोजकता एक माइनस में, ये दोनों मिलके बन गया HCl। तो
तो ये क्या बनाया? सहसंयोजन बंधन बनाया। अगला है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा समझा ही देता हूँ। धातु के परमाणु उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण आयनिक बंधन बनाते हैं। धातुओं में विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, जबकि अधातुओं में ज्यादा होती है। धातुओं में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, जबकि अधातुओं में ज्यादा होती है। धातुओं में धातु इलेक्ट्रॉन खोने से पॉजिटिव हो जाते हैं, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन लेने से नेगेटिव हो जाते हैं, और दोनों मिलकर के जो बंधन बनाते हैं उसको आयनिक बंधन कहते हैं। 20वां प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। देखिए, धातु का जितना भी ऑक्साइड होगा वो क्षारकीय होगा। धातु का ऑक्साइड क्या होगा? क्षारकीय होगा। और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होगा। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाएगा? तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि अम्लराज, अम्लों का राजा, यही एक है जिसमें हम सोना को भी घुल सकता है, और किसी चीज में सोना नहीं घुलता है। तो अम्लराज बनता कैसे है? तो 3 अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 अनुपात में नाइट्रिक एसिड HNO3, इन दोनों को मिला देंगे। मान लीजिए कि 3 लीटर HCl में 1 लीटर HNO3 मिला दिए, नाइट्रिक एसिड, तो इससे जो एसिड बनेगा वो होगा आपका अम्लराज। और अम्लराज को ही एक्वारेजिया कहते हैं। और इसका कलर शुरुआत में व्हाइट होगा और बाद में धीरे धीरे ये गुलाबी रंग में बदलते जाएगा। इससे धुआं भी निकलेगा। 22वां है कि अमलगम एक मिश्र धातु है। इनमें से एक धातु हमेशा रहता है कि अमलगम जब मिश्र धातु बनाते हैं ना, तो उसमें एक तो नॉर्मल रहेगा, वो है आपका पारा। अमलगम जब भी बनेगा उसमें एक ठो पारा रहेगा और दूसरा अलग अलग हो सकता है। देखिए, अमलगम पारे के किसी भी मिश्र धातु को दिया जाने वाला नाम है। जैसे पारा का लोहा मिला दिया, अमलगम कहेंगे। पारा के साथ टंगस्टन मिला दिए तो भी कहेंगे। पारा के साथ टेंटालम मिला दिए या प्लेटिनम, ये सब जो मेन मेन है, ये सब जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है? आप समझिएगा, पारा के साथ लोहा, टंगस्टन, टेंटालम, प्लेटिनम, ये मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये जल्दी से मिलता नहीं है। तो इसीलिए टंगस्टन, ये सब क्या है, मतलब इसका जो गलनांक होता है ना, वो कम होता है, लेकिन क्वथनांक उच्च होता है। तो कहने का मतलब है, उस सब बातों को हटाइए, ये अमलगम पारा के साथ इन सबको छोड़ के जो आसानी से मिल जाते हैं, तो उसे हम अमलगम कहते हैं। जैसे कि एक्वेराइट या चांदी भी मिल जाता है। तो ये सब देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो अब आप कहेंगे ये, अब सिटी गोल्ड का नाम सुना है? पहले ये बताइए, आपने सिटी गोल्ड का नाम सुना है? तो इसी टाइप का वो बनता है। आपको देखने में लगेगा सोना जैसा, लेकिन सोना होता नहीं। तो पारा के साथ जो मिश्र धातु बनता है कोई दूसरा मिल करके, उसको अमलगम कहते हैं। 23वां है, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ क्या मिलाया जाता है? तो वल्कनीकरण को समझिए पहले। जब रबर को चुआया जाता है, ठीक है, रबर पेड़ से निकलता है दूध की तरह लिक्विड, गाढ़ा सा, और उसमें जब गंधक मिलाया जाता है ना, जिसको सल्फर कहते हैं, तो वो धीरे धीरे उसको गर्म किया जाता है। आपको बताऊंगा मैं। उसको जब गर्म किया जाता है तो काला रूप में बदल जाता है। तो उसे हम कहते हैं वल्किनाइजेशन। तो ये देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं, रबड़ को अगर 280 से 350 डिग्री के टेम्परेचर में गर्म किया जाता है और फिर इसमें सल्फर मिलाया जाता है, तो इस तरह जो बनता है रबर, वो कठोर हो जाता है। इसको वल्कनाइजेशन कहते हैं। 24वां प्रश्न है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का अयस्क। बॉक्साइट किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। लोहा का क्या होता है? हेमेटाइट या मैग्नेटाइट होता है। 25वां प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो सबसे कम वाला गलनांक क्या है? सोडियम है। सोडियम इसलिए है, इसको क्या करते हैं कि किरासन तेल में डुबा के रखा जाता है, और जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा इसमें आग लग जाता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ही कम होता है। सोडियम का क्या होता है फॉर्मूला? Na। सोडियम का Na होता है। 26वां है कि स्टेनलेस स्टील जंग रहित इस्पात, इसमें लोहा और कार्बन के अलावा और क्या मिलता है? तो लोहा और कार्बन के अलावा इसमें निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? निकेल और क्रोमियम। चमकदार परत बनती है क्रोमियम के कारण, निकेल के कारण इसकी मजबूती बढ़ जाती है। एक मिश्र धातु है,
लोहा, कार्बन, निकेल और क्रोमियम मिलाने से जो हमारे बर्तन बनते हैं ना स्टील का, वो होता है स्टेनलेस स्टील। 27वां प्रश्न है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर मीन्स चांदी होता है ना? तो सिल्वर क्लोराइड कैसा दिखेगा? सफेद दिखेगा चांदी की तरह। और कभी कभी हम एल्युमिनियम को भी सिल्वर बोल देते तो भी कैसा दिखेगा? सफेद दिखेगा। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है सिल्वर क्लोराइड की। 28वां प्रश्न है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो ये है पारा। तस्वीर आप देख लीजिए, ये पारा किसी से चिपकता नहीं है। कमरे के ताप पर पारा ही द्रव अवस्था में रह सकता है और कैल्शियम, लिथियम और सोडियम नहीं रह सकता है। अगला प्रश्न है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? याद कीजिए, हमने तांबा प्लस जस्ता मिलाया था तो पीतल बना। तांबा और प्लस हम क्या मिलाएंगे? टीन मिलाएंगे, एसएन। टीन को क्या कहते हैं? एसएन। तो आपका बनेगा कांसा। क्या बनेगा? कांसा बनेगा। जस्ता का अयस्क, तो जस्ता का अयस्क होता है जिंक ब्लेंड। जस्ता का क्या अलग अयस्क होता है? जिंक ब्लेंड होता है जस्ता का अयस्क। 31वां प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, आयरन। तो यूरेनियम जो है बहुत ही भारी धातु है। देखिए यूरेनियम की तस्वीर है। जब अंधेरे कमरे में इसे रख दीजिएगा ना, पूरा चमकने लगता है, इससे प्रकाश निकलती है, लाइट। 32वां प्रश्न है लोहे के फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन मतलब तवा, जब सस्पेन नहीं बोलते हम लोग, सस्पेन वो। तो फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि लगाइए? ग्रीस लगाइए? नहीं। अगर आप ग्रीस लगाइएगा तो खाना कैसे बनाइए? पेंटिंग कीजिएगा तो आग में जल जाएगा। तो इस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। फ्राइंग पैन में क्या कर दी जाती है? जिंक की परत। आप देखिएगा, जब आप नया नया कुकर लेकर के आएंगे तो उसका चमक देखिएगा, आपको अलग दिखेगा, सादा सादा दिखेगा चांदी की तरह। वो जिंक की परत होती है। 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो हमने इसका आपको पहले भी बता चुका है, तो ये आप हमें कमेंट करेंगे। 33 नंबर का जो प्रश्न है उसे आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है। 34वां प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन होता है? तो इस धरती पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है। और हीरे से हमने कई कांच के देखा, कांच में ऐसे करके चिन्ह घिस देता है, पट से शीशा टूट जाता है, इतना मजबूत। और जो बोरिंग होता है ना, बोरिंग का जो बोरिंग करवाते हैं पानी वगैरह के लिए, उसका जो कटर होता है उसमें हीरे का पानी चढ़ाया जाता है। तो इतना मजबूत होता है वो, और उसका दाम भी बहुत अच्छा खासा होता है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। 35वां है कि इनमें से कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो आयोडीन जो है वो अधातु है लेकिन फिर भी चमकीला होता है। और ब्रोमीन जो है अधातु है लेकिन कमरे के ताप पर आपको लिक्विड अवस्था में मिलेगा। 36वां प्रश्न है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो सोच लीजिए, 1 ग्राम सोना से 1.5 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। बहुत पतला हो सकता है सोना। 1 ग्राम से 1.5 किलोमीटर, आप समझ रहे हैं कुछ? 37वां प्रश्न, पहले इसमें हम टिक लगाते हैं, नहीं तो आप कहेंगे टिक ही नहीं लगाया। लीजिए लगा दिए टिक, आगे बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? देखिए लोहा और इस्पात को, यानी कि जो छड़ वगैरह है उसको आपको बचाना है, किसका परत चढ़ाइएगा? कभी भी आप सोना की परत चढ़ाइएगा, चांदी की परत। लोहा में कौन सोना चांदी का परत चढ़ाता है? अब बचा तांबा और जिंक। तो तांबा तो और खुद महंगा है, तो जब भी सस्ता चीज में परत चढ़ाएंगे। और जिंक अभिक्रिया नहीं करेगा, तो अच्छी खासी उसका जो। और अभी हमने थोड़ी देर पहले कुकर का पेंदी वाला बताया, कुकर में देखिएगा पेंदी में एक चांदी की तरफ परत चमकेगी, जिंक। आपने कई प्रकार के पेंट भी देखे होंगे। आप रेलवे का देखिएगा, जो रेलवे का जो लोहा वगैरह होता है, देखिए सफेद सफेद चमकता है, वो किसकी परत है? वो जिंक की परत है, जल्दी खराब नहीं होता है। 38वां प्रश्न है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो जिप्सम को अगर आप गर्म कीजिएगा ना, जिप्सम याद कीजिए, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं इसको। तो जब आप जिप्सम को गर्म कीजिएगा ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। 39वां प्रश्न है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो देखिए अशुद्ध और शुद्ध,
तो पहले आप इसको समझना, प्लस को कहते हैं एनोड और माइनस को कहते हैं कैथोड। फिर से समझिए, प्लस को कहते हैं एनोड और माइनस को कहते हैं कैथोड। तो जो शुद्ध धातु होता है वो कैथोड पर आएगा और अशुद्ध जो धातु होगा वो एनोड पर आएगा। यहाँ पर आपसे पूछा है अशुद्ध धातु किस पर आएगा, तो अशुद्ध धातु किस पर आएगा, एनोड पर। अब मान लीजिए कि अशुद्ध धातु यहाँ पर लगा दिए और इसमें करंट छोड़ दिए और भीतर में कोई एसिड है, ठीक है, यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड और वाटर ऐसे मिलाया हुआ है, उसका सॉल्यूशन है। तो ये विद्युत अपघटन होगा, विद्युत के कारण ये टूटेगा। तो यहाँ से जो अशुद्ध धातु है यहीं रह जाएगा और शुद्ध धातु आकर के इस पर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो अशुद्ध एनोड पर और शुद्ध कैथोड पर। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, यानी इनमें से अभिक्रियाशील धातु खोजना है। तो इनमें से अभिक्रियाशील धातु क्या है, सोडियम। सोडियम के बारे में इतना अभिक्रियाशील कि जैसे कि हवा के संपर्क में आएगा जलने लगेगा। अब यहाँ कह रहा है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो जो उत्पन्न आग होती है उसकी लौ कैसी दिखती है, पीली नहीं, नीली नहीं, चमकीली उजला। ये देखिए तस्वीर, चमकीली उजला दिखती है, लाल तो नहीं दिखती है। एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण। आपने गौर किया होगा हमने लगातार 3 क्लासेस में एक्वा रेजिया दे रहे हैं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है ही और कई बार एनएम जीएनपी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम कैसे छोड़ सकते हैं इसको, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, यही तो है इसका। 43वां प्रश्न है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, चमकीली होती है। आप धातु देख लीजिए, सोना देख लीजिए, चांदी देख लीजिए, चमकदार होती है, बिल्कुल चमकता है वो। तो अपने शुद्ध रूप में क्या होगा, वो चमकदार होगा। अगर धूल वगैरह गंदगी है तो नहीं चमकेगा, धो दीजिए, बढ़िया साफ कर दीजिए, चमकेगा ही। 44 नंबर, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, शुरू में ही बताए, तार खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। धातु से तार खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। अब आप कहेंगे क्यों तार खींचेगा भाई, तो आपके आभूषण जेवर कैसे बनेंगे, तार खींचने से ही ना बनेंगे। कुछ धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, जैसे थाली बनाते हैं पीट पीट के, और भी चदरा बनाते हैं। तो ये क्या है, इसको कहते हैं आघात वर्ध्यता। पीटिएगा तो बढ़ेंगे, आघात मीन्स चोट, वर्ध्यता मीन्स बढ़ना। तो ये क्या है, आघात वर्ध्यता कहलाता है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती उसे क्या कहते हैं। इस पर भी हमने शुरू में बताया आपको, सोनोरस कहते हैं इसको, ध्वनिक, जैसे आवाज टन, जैसे कि कांसा, कांसा का सबसे ज्यादा सोनोरस होता है कांसा, इसलिए जितने भी घंटे बनाए जाते हैं या घंटियां बनाई जाती है सब कांसा का बनता है। 47वां प्रश्न, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। अगर आपने ध्यान दिखा दिया होगा तो 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर जा सकता है, 1.5 किलोमीटर लंबा तार बनाया सकता है। तो अब इससे ज्यादा तन्य क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। 48वां प्रश्न है, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाए जाते हैं। मरकरी में पारा होता है और कमरे के तापमान पर क्या, पारा हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही होता है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये है आपका पारा। तो कौन सी अवस्था, द्रव अवस्था। 49वां प्रश्न है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इन सारे के सारे को चाकू से काटा जा सकता है। और अब इस वीडियो का आ रहा है आखिरी सवाल, सोडियम को किसमें डुबाकर रखा जाता है, सरसों तेल में, मिट्टी के तेल में, जल में या अम्ल में। तो सोडियम को केरोसिन तेल, जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं, उसमें डुबा कर रखा जा सकता है। अब आपसे कहेगा क्यों भाई, तो क्योंकि ये इतना अधिक अभिक्रियाशील है, जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा इसमें ऑटोमेटिक आग लग जाएगा, है ना। तो ये आपको हमने 50 क्वेश्चन कराए, धातु और अधातु थे, अधासु, जो धातु और अधातु से है, हमने 50 क्वेश्चन कराए। तो जानकारी अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों में, ठीक है। और क्या करिए कि जितने भी पिछले क्लासेस अगर आपने नहीं देखे तो उसको रिवीजन करते जाइए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम ग्रुप में डालते रहते हैं, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और क्या बोलते हैं कि उसका लिंक कहाँ मिलेगा आपको, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए
और कल जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा, मैं एडमिट कार्ड के बारे में आपको एक वीडियो बना दूंगा कि क्या-क्या लेकर के जाना है और क्या-क्या उसमें जानकारी दी हुई है, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी देखिए कुछ एक और जानकारी, अभी क्या होता है कि लगातार साइंस साइंस चल रहा है, सोच रहा हूँ कि थोड़ा इंग्लिश का भी क्लासेस दे दूँ। क्या आपको इंग्लिश की क्लासेस चाहिए? आप हमें कमेंट करें।